प्रिय बहनों और भाइयों होंगे जवानों, सबको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक सच जो है आपका आँख फोड़ देने वाला और दिल दहला देने वाला सामने आएगा। आज मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट बुलाया गया था, भ्रमण पर था, वहाँ देखने को मिला है और यही करीब करीब पूरे प्रदेश का है कि जो खंडों में दिया गया है, इन अधिकारियों के द्वारा एरियर जो दिया गया है वो खंडों में देने का कारण बड़ा स्तर पर इस एरियर से दोहन हुआ है, वो देखने को मिला है। उन्नाव में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका पूरी की पूरी ड्यूटियां हैं, 34 महीना पूरा ड्यूटी है, जिनको 60-70 हज़ार मिला, कुछ को 1 लाख, कुछ को 90,000, कुछ को 1 लाख 2 लाख 10 हज़ार, कुछ लोगों को 50 हज़ार, कुछ लोगों को 40 हज़ार। इस तरीके से पैसा टुकड़ों में दिया गया है और ये कह दिया गया आप सबका एरियर मिल गया। ये बताइए कितना बड़ा आप लोगों के साथ। तो मैं वही गया था तो सबको बता दिया कि 16 से और 19 तक 34 महीने का अपना सभी लोग अपना बैंक से स्टेटमेंट निकाल के रखें। जो वेतन गया है, आपका पैसा गया है, किया है, वो सब वहाँ चढ़ा होगा और वो सब मिल जाएगा। वो हर महीने का किस महीने का आपका बैंक में गया वो स्टेटमेंट वहाँ से बैंक मैनेजर के द्वारा आप लोग निकलाइए। और अभी इसमें मैं कितनों को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा दूँगा और आपका पूरा न्याय होगा और पूरा एरियर आप लोगों को मिलेगा। मैं पूरे हर जगह उन्नाव से लेकर पूरे प्रदेश के जवानों से और बहनों से कह रहा हूँ, अपना बैंक स्टेटमेंट 34 महीने दिसंबर 16 से और 19 तक 34 महीने का अपना स्टेटमेंट जाके बैंक से एक दरख्वास्त देके आप लोग प्राप्त करें। वो होमगार्ड एसोसिएशन को दें और उस पे हम कार्रवाई बड़ी स्तर पर करेंगे। जो आपको न्याय मिलेगा, आपका पूरा पैसा मिलेगा और जिन्होंने इसमें बेईमानी किया है होमगार्ड जवानों का गाढ़ी कमाई का पैसा खाया है, उनको सलाखों के पीछे जाना होगा और मैं भिजवा भी दूँगा। तो आज एक सच सामने जो है इसको देखिए, ये भारत का लोकतंत्र देख लीजिए, दिल दहला देने वाला। यानी हम अंग्रेज के ज़मानों में जब भारत गुलाम था तो हम लोग तो अच्छे थे, उनमें परेशानी थी तो ये बड़े अधिकारियों को, पूंजीपतियों को था, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें आज पूंजीपति और सरकारें मजा कर रही हैं और हम लोगों को पर पूरा टैक्स लगा दिया जाता है, मढ़ दिया जाता है, जिसका हम लोग पूरा भार सह रहे हैं। पूरा वजन हमारे ऊपर रख दिया गया है सरकार की तरफ से। वो लोग एसी में मौज मस्ती कर रहे हैं और आप दिन रात आप कर रहे हैं। ऊपर से आप पर दुनिया का हर चीज़ लगा दिया गया। क्या नहीं लगा दिया? गरीब का रियायत कहाँ है? गरीब के ऊपर तो उठा दुनिया का मढ़ दिया गया है और वो करते करते काम और देते देते सरकार का महंगाई वो तबाह हो गया। आज ये तेल 27 रुपये में अन्य कंट्रियों से
मिलता है, यहाँ 100 रुपये में बेचा जा रहा। ये तुम्हारे पर बोझ नहीं, दुनिया का बोझ आप लोग उठा रहे हैं। और मज़ा ये सरकारें, कोई भी सरकार आए वो आपके हित की नहीं, चुनते आप हैं, लाते आप हैं, इसके बाद आपसे धोखाबाजी करते हैं और आपका ये खटमल बन के पूरा शरीर का खून पी लेते हैं। तो देखिए भारत का लोकतंत्र संविधान ये है, आँख फोड़ देने वाला, दिमाग को हिला देने वाला। ये सच पढ़कर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये है भारत में 4120 एमएलए और 462 ये हैं एमएलसी, और अर्थात कुल 4582 विधायक हैं पूरे भारत में। 4582 विधायक हैं। प्रति विधायक वेतन भत्ता मिलाकर प्रति माह 2 लाख का खर्चा होता है, अर्थात 91 करोड़ 64 लाख रुपए प्रति महीना। इस हिसाब से प्रति वर्ष लगभग 1100 करोड़ रुपये खर्चा होता है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 776 सांसद हैं। इन सांसदों का वेतन भत्ता मिलाकर प्रति माह 5 लाख दिया जाता है, अर्थात कुल सांसदों का वेतन प्रति माह 38 करोड़ 80 लाख है। और हर वर्ष इन सांसदों को 465 करोड़ 60 लाख रुपया वेतन भत्ते में दिया जाता है, अर्थात भारत के विधायकों और सांसदों के पीछे भारत का प्रति वर्ष 15 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपए खर्चा होता है इन पे। ये तो सिर्फ इनके मूल वेतन भत्ते की बात हुई है। इनके आवास, रहने, खाने, यात्रा भत्ता, इलाज, विदेशी सैर सपाटा आदि का खर्च भी लगभग इतना ही है, अर्थात लगभग 30 अरब खर्च होता है इन विधायक और सांसदों पर। अब गौर कीजिए, इनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी के वेतन पर एक विधायक को 2 बॉडीगार्ड और 1 सेक्शन हाउस गार्ड यानी कम से कम 5 पुलिसकर्मी और यानी कुल 7 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा मिलती है। 7 पुलिसकर्मियों का वेतन लगभग आप 25,000 रख लीजिए प्रति माह की दर से, तो 1,75,000 रुपया होता है एक विधायक में। पर इस हिसाब से 4,582 विधायकों की सुरक्षा का सालाना खर्चा 9 अरब 62 करोड़ 22 लाख प्रति वर्ष बैठता है, खर्चा होता है। इसी प्रकार सांसदों की सुरक्षा पर प्रतिवर्ष 164 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और जे श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगभग 16,000 जवान अलग से तैनात होते हैं, जिन पर सालाना कुल खर्चा लगभग 776 करोड़ रुपया बैठता है। इस प्रकार सत्ताधीन नेताओं की सुरक्षा पर हर वर्ष लगभग 20 अरब रुपए खर्चा होते हैं, अर्थात हर वर्ष नेताओं पर कम से कम 50 अरब खर्चा होते हैं। इन खर्चों में राज्यपाल, भूतपूर्व नेताओं के पेंशन, पार्टी के नेता पार्टी अध्यक्ष, उनकी सुरक्षा आदि का खर्चा शामिल नहीं है। यदि उसे भी जोड़ा जाए तो कुल खर्चा लगभग 100 अरब खर्चा हो जाएगा। अब सोचिए, हम प्रति वर्ष नेताओं पर 100 अरब रुपए से भी अधिक खर्चा करते हैं, बदले में गरीब लोगों को क्या मिलता है? क्या यही लोकतंत्र है भारत का? मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री
और मुख्यमंत्री और जितने नेताओं के पार्टी के हैं, सबसे हर पार्टी से पूछना चाहता हूँ, ये 100 अरब रुपया हम भारतवासियों से ही टैक्स के रूप में वसूला गया होता है। ये एक सर्जिकल स्ट्रोक क्या भी बनती है कि भारत में 2 कानून अवश्य बनना चाहिए। पहला, चुनाव प्रचार प्रतिबंध एकदम, नेता केवल टेलीविज़न के माध्यम से प्रचार करें। दूसरा, नेताओं के वेतन भत्ते पर प्रतिबंध बिल्कुल एकदम लग जाना चाहिए। ये भी निष्काम है, इनको क्यों दिया जाता है? देश सेवा के लिए है, देश जनता की सेवा के लिए है कि लूटने के लिए है? ये प्रचार करें। दूसरा, नेताओं के वेतन भत्ते पर प्रतिबंध तब दिखाओ देशभक्ति, तब हम जाने देश के नेता हो, और नहीं देश के नेता नहीं हो, घर के नेता हो, परिवार के नेता हो, भाई भतीजों के नेता हो, देश के और जिला और प्रदेश के नहीं भी हो सकते हो। देश तो बहुत बड़ा है। प्रत्येक भारतवासी को जागरूक होना ही पड़ेगा और इन फजूल खर्ची के खिलाफ बोलना पड़ेगा। इस मैसेज को जितना हो सके फेसबुक और व्हाट्सएप पर ग्रुप में फॉरवर्ड कर अपनी देशभक्ति का परिचय आप लोग भी दें। सादर निवेदन है कि माननीय पीएम, प्रधानमंत्री एंड सीएम जी, कृपया सारी योजना बंद कर दीजिए। सांसद भवन जैसी कैंटीन हर 10 किलोमीटर पर खुलवा दीजिए। मैं मांग करता हूँ, सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। 29 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। 80% लोगों को घर चलाने का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ना सिलेंडर लाना, ना राशन लाना, और घर वाली भी खुश रहेंगी। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। फिर हम कहेंगे सबका साथ सबका विकास। सबसे बड़ा फायदा 1 रुपया किलो गेहूँ नहीं देना पड़ेगा, और पीएम जी को यह ना कहना पड़ेगा कि मिडिल क्लास के लोग अपने हिसाब से घर चलाएं। इस पे गौर करिए प्रधानमंत्री साहब। कृपया कड़ी मेहनत से प्राप्त हुई ये जानकारी देश हर एक नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। सभी होमगार्ड जवान इसको फॉरवर्ड करें। कोशिश करें। शान है ये या छलवा है हमारे लोगों के साथ व भारत की जनता के साथ? पूरे भारत में एक ही जगह ऐसी नहीं है जहां खाने की चीज़ें सबसे सस्ती हैं। चाय 1 रुपया, 5 रुपया 50 पैसा, दाल 1 रुपया 50 पैसा, खाना 2 रुपया, चपाती 1 रुपया, चिकन 24 रुपया 50 पैसा, डोसा 4 रुपया, बिरयानी 8 रुपया, मछली 13 रुपया। ये सब चीज़ें सिर्फ गरीबों के लिए हैं, और ये सब अवेलेबल हैं इंडियन पार्लियामेंट कैंटीन में। और इन गरीबों को पगार 8,000 रुपये महीने का भी बिना इनकमिंग टैक्स के। आपके मोबाइल में कितने भी नंबर सेव हैं, इनको फॉरवर्ड करें ताकि सबको पता चल सके कि यही कारण है कि इन्हें लगता है कि जो आदमी 30 या 32 रुपये रोज़ कमाता है वह गरीब नहीं है। जैसे कि जो क्लास तो हर रोज़ फॉरवर्ड करते हैं, आज इसे भी फॉरवर्ड करें और भारत की जनता को जागरूक करें। ये मेरा कहना है। इसके बाद पीएम कार्यालय को सम्मान के साथ खुला पत्र में एक वरिष्ठ नागरिक हूँ और 1 अगस्त 2012 को
5 साल के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 20 लाख रुपया जमा किया गया था। मुझे हर महीने ब्याज की राशि का भुगतान किया जा रहा था, जो आर्थिक रूप से चिंता मुक्त जीवन जीने में सक्षम था। परिपक्वता तारीख पर जब बैंक ने राशि का पुनर्निवेश किया तो अब मुझे केवल ब्याज मिल रहा है, अर्थात प्रति माह कम मिल रहा, जो पिछले रिटर्न पर 40% कम के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं कि मुझे यह नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा चाहिए? अपनी दवाइयाँ, आटा, दाल, सब्जी, फल, दूध आदि का सेवन त्याग देना चाहिए। 2014 में सत्ता संभालने के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया और ना कोई सुविधाएं दी गई, लेकिन 2014 में जो मौजूदा था उसे भी वापस ले लिया गया। वर्ष 1914 की कीमत पर मुद्रास्फीति की वजह से कोई भी वस्तु या सेवा उपलब्ध नहीं है। हाँ, आप मुद्रास्फीति की और सूचकों के आंकड़े लाने में सक्षम रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कीमतों पर नहीं। दैनिक जीवन की आवश्यकताएं, वस्तुएं, आटा, दाल, चावल, नमक, बेसन, प्याज, टमाटर, साग सब्जी आदि वस्तुओं को ठीक से वरिष्ठ नागरिक इस्तेमाल करने का साहस भी नहीं कर पा रहा है। मुझे पता है कि आपके पास इन मुद्दों के लिए जवाब है, जैसे बैंक में जमा अग्रिम पर ब्याज, मांग और आपूर्ति पर निर्भर है। कृषि उत्पादकों के मौसम के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें बदलती रहती हैं, लेकिन कीमतों को सीधे ऊपर की ओर तेजी से बढ़ने का इन कारणों से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यदि सरकार उद्योगों सस्ते क्रेडिट प्रदान करना चाहती है, जरूर करे, परंतु वरिष्ठों की जमा के ब्याज की कीमत पर नहीं होना चाहिए। बैंक एनपीए के ज्वालामुखी पर बैठे हैं और सभी अच्छे पैसे खराब पैसे के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह वरिष्ठ नागरिकों का सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम करे, जिन्होंने अपने स्वर्णिम जिंदगी के हजारों दिन 30-40 साल देश की सेवा में विभिन्न संगठनों में काम करके व्यतीत किया हो। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस 40% की आय की कमी को कैसे पूरा किया जाए, जबकि महंगाई 200% से ज़्यादा बढ़ गई है। क्या कोई केंद्रीय एवं राज्य सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक अपने वेतन और भत्ते में इस प्रतिशत से कटौती करने के लिए तैयार है? अगर नहीं तो फिर वरिष्ठ नागरिक ही क्यों वहन करें? सांसद शायद ऐसा इसलिए कि आपकी तरह हमारे पास अपने स्वयं के वेतन भत्ते और पार्क को समय समय पर संशोधित करने की शक्ति नहीं है। पूरे वर्ष में मात्र 3 महीने के सत्र में काम के लिए पूरे वर्ष तक वेतन भत्ते आदि दिया जाता है। जब आपकी सैलरी बढ़ने की बात आती है तो 1 या 2 मिनट में बिना किसी चर्चा के पास कर देते हैं। सभी सत्ताधारी और विपक्ष एक साथ हो जाते हैं। इस वृद्धि के लिए आप राजकोष घाटे, अर्थशास्त्र और किसी भी अन्य कारकों को भी नहीं दिखाते। सरकार ने पहले वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि के लिए एक योजना 9.20% की शुरू की थी, लेकिन जुलाई में इसे घटाकर 3% कर दिया गया और फिर नई 2020 में घटाकर 7.4% कर दिया गया। इसके अलावा जमा की अधिकतम सीमा केवल 15 लाख रुपए तक कर दी गई है, जो अनुचित है। अनुरोध है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम ब्याज दर 12% की
जाए और अधिकतम राशि सीमा एक व्यक्ति की टर्मिनल लाभों के बराबर होनी चाहिए। सरकार के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सम्मान सुनिश्चित कराना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप उन लोगों की दुर्दशा को अवश्य समझेंगे जिनको अपने वर्तमान खर्चे का हिस्सा उनके जीवन काल की बचत के ब्याज से मिलता है। मैं क्षमा चाहता हूं अगर मैंने आपको किसी भी तरह से नाराज़ किया है तो ये मैं मांग भारत सरकार राज्य सरकारों से करता हूं। फिर ये होमगार्ड जवानों के लिए जब इतना सत्ताधारी नेताओं विपक्ष पक्ष के सबका और सब सत्ताधारी और विपक्ष सब एक होके 2 मिनट में सब अपना करवा लेते हैं, दुनिया की सुख सुविधा ले रहे हैं, तो फिर ये जनता और जो ये सेवक आपके हैं जो जहाँ गदेली पर हाथ धर जान रख के और निकलते हैं गश्त के लिए, तो इनके लिए फिर बजट क्यों नहीं है। आज होमगार्ड जवान हर तरीके से हर कार्य कर रहा है, नीचे से लेके और सीमाओं तक आज हमारा जवान डटा हुआ है। फिर उनके देने के नाम पर आज उनको क्यों नहीं पूरा हक दिया जा रहा? क्या हम मानव आयोग में नहीं जोड़े गए हैं? क्या हमारे लिए वो कानून नहीं है? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारा अभी कानून आदेश किया है पुलिस कांस्टेबल का वेतन सारा कुछ सुविधाएं इनको भी दिया जाए, लेकिन आज ये सत्ताधारी सरकार के बैठे होमगार्ड के बैठे अधिकारीगण एकदम झूठ बोल करके और माननीय मुख्यमंत्री की आंख में मिर्चा झोंक करके आज हमें माली का वेतन क्यों दे रहे? हमारा आधा वेतन काट दिया गया है, आधा एरियर काट दिया गया है, और काटने के बाद कहीं पर नहीं लिखा है, सरकार कानून आदेश किया है माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च कि इनके मास्टर रोल जांच करके हमारे साथ किस तरीके से सलूक किया जा रहा, ये बैठे सरकार के अधिकारीगण होमगार्ड के किस तरीके से हम लोगों को कदम पर कदम परेशान किए हुए हैं। हम लोग तो सोच रहे हैं कि वो ज़माना था ब्रिटिश सरकार जहाँ अंग्रेज राज कर रहे थे भारत में, तो इन अधिकारियों की परेशानी थी, बल्कि इन कर्मचारियों को नहीं सताया जाता था, इनका पूरा हक मिलता था। आज ये मौज कर रहे हैं इन सरकारों में अधिकारी, लेकिन आज गरीब कर्मचारी और ये सेवा करने वाले देश के, चाहे पुलिस हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे फौज के हों, चाहे कोई वर्दीधारी है, उसको सही हक और उसका सही सम्मान इस भारत में विशेष तरीके नहीं किया जा रहा। पूरी मौज पूरी मस्ती अपनी 10-10 पीढ़ियाँ मजबूत करके ये लोग जा रहे हैं, और हम लोग इतना बोझ लाद दिया गया है सरकार की तरफ से कि हम उठ नहीं पा रहे, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, हम अपना परिवार चला नहीं पा रहे, हम दिन रात उसी में बोझ में दबे हैं। हम आज़ाद हिंदुस्तान में आज हम आज़ादी में महसूस हम अपने को नहीं करते, समझ रहे हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान में हम भी हैं। तो ये आज घिनौना कार्य हम लोगों के साथ क्यों किया जा रहा? तो मैं सभी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के जवानों से, पूरे प्रदेश देश के नागरिकों से यही कहेंगे, सरकारें प्रतिनिधि आप चुनते हैं, और आपको ये सोच लीजिए आपके जोंक और खटमल बन के आपका जो बचा हुआ खून है वो भी निकाल लेते हैं। तो भाइयों, आने वाला कल कोई भी हो, किसी पार्टी का है, अगर वो देश जैसा नेता नहीं है, देश सेवा के लिए नहीं है, और निष्काम सेवा वो भी सेवा है, जनता की सेवा और देश की सेवा, फिर वो भी पैसा क्यों लेते हैं? वो सरकार का कोष खाली किए दे रहे हैं, और धीरे धीरे गेहूं की तरीके घुन लग जाता है, खोखला बचता है। ऐसे ये सब पूरे नेता हैं, और हम लोगों का कहीं का न रखें। धीरे धीरे भारत
को गुलामी की तरफ लिए जा रहे हैं अपने सिर्फ फायदे के लिए। तो सोचो और समझो और आवाज़ उठाओ, और ये पूरे देश नहीं पूरे विश्व में जाना चाहिए। ये आप लोगों का पूरा विश्व में मेरे पास रिकॉर्ड है। आप लोग इसकी आवाज़ उठाएं। हम लोगों का क्यों नहीं हक दिया जा रहा है? जब हमसे काम लिया जा रहा, हम अपना रोटी पेट की मांगने के लिए, हमारा भी हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हमारा मांगने का हक है। यदि हम अपनी पेट की रोटी भूखे हैं, रोटी मांगते हैं, तो हमें कड़ी सज़ा मिलती है, और सरकार भी उसमें बढ़ चढ़ के कि आप इनको कड़ी कड़ी सज़ा दीजिए कि देखने वाला वो मर जाए लेकिन अपनी भूख अपनी आवाज़ ना खोले, अपना अधिकार ना मांगे पाए, इनके बच्चे पढ़ ना पाएँ। क्यों पढ़ जाएंगे तो मेरा कहाँ नहीं सुनेंगे। इसलिए आप लोग अगर दिमाग रखे हैं तो इसको आगे लाएं और उठाएं और आवाज़ उठाएं, और आप भी बराबर का हक लीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र कहा जाएगा। हिंदुस्तान का ये लोकतंत्र है। बड़ी जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या की जा रही इन सभी सत्ताधारी अधिकारियों नेताओं की तरफ से। कोई देश हित का नहीं, आज देश का हित का कोई नेता ही नहीं। ये सब अपने घर, अपने परिवार, अपने नाम, अपने रिश्तेदार बढ़ाने बनाने के लिए हैं, और आपके लिए नहीं है। आपके लिए तो इतना उठा लाद दिया गया है बोझा कि आप खच्चर गधे एक तरह के आप जी रहे हैं, और जीना क्या घुट घुट के जी रहे हैं। तो ये जीने से मर जाना अच्छा मैं समझता हूँ। ये सीधा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज होमगार्ड का पैसा गाढ़ी कमाई का क्यों टुकड़े में गया, क्यों एक मुश्त नहीं गया? क्या ये अन्याय नहीं दिखाई पड़ रहा? बार बार आवाज़ उठाने के बाद आज 2-2 साल हो रहा लेट या तो लेट लगा के हमें ब्याज सहित दिया जाए। नहीं, हम लोग बैठेंगे नहीं, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, हम रोड पे भी उतरना जानते हैं। वो दिन आ गया कि बहुत बड़ी क्रांति देश में आएगी जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम राज्यपाल, महामहिम देश के राष्ट्रपति साहब से प्रार्थना और निवेदन करता हूँ, इन होमगार्डों की तरफ और पुलिसकर्मियों की तरफ, TRD की तरफ, PSC की तरफ और फौज की तरफ भी देखा जाए कि रात में जब सोते हैं तब हम लोग पहरा दे के इनकी रक्षा करते हैं। किसान देश को जीवित रखे, मेहनत करके इनको जीवित रखे, और जवान इस देश की सुरक्षा बनाए हुए है। नहीं, गुलाम कब का हो जाता। ये कोई नेताओं की देन नहीं है कि ये देश की रक्षा कर रहे हैं, देश को बचाएं। ये तो गुलामी की ओर लिए जा रहे हैं, इसको बिल्कुल बेचने का कार्य कर रहे हैं। और यदि आप लोग नहीं सुधरे तो हम सभी फौज से लेके पूरा वर्दीधारी एक हो जाए, एक आवाज़ उठाएं। ये देश को गुलाम नहीं होने देना है, और हम भी एक मेहनत कश हैं। हमारा हक मिलना चाहिए। वो मेहनत का खून पसीने का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।